हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है यकृत। आज हम यकृत के बारे में सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीवर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर। देखो, यकृत का आकार कितना होता है? तो 16 से 23 सेंटीमीटर लंबाई। देखो, 16 सेंटीमीटर लंबाई होती है और 23 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। इस यकृत का आकार 16 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबाई होती है और 23 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है यकृत का आकार। अब देखो, इसमें हम आपको सिर्फ फैक्ट बताएंगे, जो जो एग्जाम के जरिए से पूछा जाता है वही सारी चीज़ें हम बताएंगे। जैसे हमारी पहला फैक्ट हमारा क्या है? हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित है। जो उदर गुहा के किस भाग में? ऊपरी भाग में। किस ओर स्थित है? दाहिनी ओर स्थित है। फिर यकृत का रंग कैसा होता है? तो धूसर रंग होता है। धूसर रंग होता है। फिर वजन कितना होता है? तो 1.5 से 2 किलोग्राम इसका वजन होता है। 1.5 से 2 kg इसका वजन होता है। फिर देखो, इसके चारों ओर पेट्रोनियम नामक झिल्ली का आवरण होता है। यकृत के चारों ओर क्या होता है? पेट्रोनियम नामक झिल्ली का आवरण पाया जाता है या होता है। पित्त रस स्रावित करता है। जो क्या करता है? पित्त रस स्रावित करता है और पित्ताशय नामक थैली में संचित होता है। जो ये पेट्रोनियम झिल्ली होती है, ये पित्त रस का स्रावित करती है और पित्त रस जाके पित्ताशय नामक थैली में संचित हो जाता है, वहीं पे ग्रहण हो जाता है। फिर विटामिन A+D पाया जाता है। जो यकृत होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? A और D पाया जाता है। भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। जो यकृत होता है वो भोजन को क्या करता है? अम्लीय से क्षारीय बनाता है। यह अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। और यकृत हमारा क्या करता है? अमोनिया जो होती है उसको किस में परिवर्तित करता है? यूरिया में परिवर्तित करता है। फिर अगला देखो, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा में चेंज करता है। जो प्रोटीन होती है उसको कार्बोहाइड्रेट को वसा में चेंज करता है, बदलता है। कौन? यकृत। फिर ग्लूकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। फिर हिपेरिन नामक से रक्त का थक्का ना बनना, ये हमारा यकृत में संचित होता है, श्रवण करता है। जो हिपेरिन होता है, तो उससे हमारा क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, उसका भी शोषण करता है। फिर अगला देखो, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन इसमें पाई जाती है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन इसमें पाई जाती है यकृत में, जो बाहर रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। और जो बाहर रक्त का थक्का जमता है उसमें ये मदद करता है। कौन? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन। फिर देखो, आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड सेल। आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड सेल। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसको लोहा युक्त होता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। आरबीसी में अकेंद्रकीय होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है आरबीसी में। फिर लाल कणिका की संख्या, जो लाल कणिका है इनकी संख्या प्रति मिली क्यूब में 5 मिलियन होती है। प्रति मिली क्यूब में कितनी होती है? 5 मिलियन।
सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है? हाथी में पाई जाती है। सबसे बड़ी आरबीसी हाथी में होती है। सबसे छोटी मृग में होती है, मृग जैसे हिरण में होती हैं। फिर देखो, ऊंट, जिराफ, लामा के केंद्रक में हमारा आरबीसी उपस्थित रहता है। और सभी में क्या होता है? आरबीसी में केंद्रक में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट, जिराफ, लामा के आरबीसी में केंद्रक उपस्थित रहता है। फिर देखो, पित्तरस जो जिसको कहते हैं बाइल जूस, पित्तरस जिसको कहते हैं बाइल जूस। आरबीसी की मृत्यु, आरबीसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो लीवर या प्लीहा में होती है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? लीवर या फिर प्लीहा में होती है। इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा या लीवर को कहा जाता है। कब्रिस्तान इसे कहा जाता है। जहाँ पर भक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी का भक्षण करती हैं। भक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आरबीसी का भक्षण करती हैं। तार्कित या खुप्फर सेल होती हैं। तार्कित या खुप्फर सेल होती हैं जहाँ पे आरबीसी को मारते हैं। आरबीसी को क्या करते हैं? मारते हैं। और यहीं से पित्त रस का निर्माण होता है। यहीं से पित्त रस का निर्माण होता है और पित्ताशय में होता है। देखो, यहीं से हमारा पित्त रस का निर्माण होता है और वो जाके कहाँ स्टोर होता है? पित्ताशय में स्टोर होता है। पित्ताशय की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो 8 सेंटीमीटर लंबी है, 4 सेंटीमीटर चौड़ी है पित्ताशय। फिर आता है हमारा पित्तरस से। पित्तरस में एंजाइम नहीं होते हैं। पित्तरस में क्या एंजाइम नहीं होते हैं। पित्तरस में बिलीरुबिन पाया जाता है। पित्तरस में क्या पाया जाता है? बिलीरुबिन पाया जाता है। फिर आगे देखो, फिर आता है पित्त लवण ही वसा में घुलनशील विटामिनों जो पित्त लवण होता है वह वसा में घुलनशील विटामिनों का अंतर बताते हैं जो अवशोषण करते हैं वसा में घुलनशील, जैसे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। इसको याद करने के नाम याद कर लो। कीड़ा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इसका अवशोषण करती हैं। विटामिन का अवशोषण करती हैं। फिर अगला देखो फैक्ट, जब कभी असामान्य तरीके से आरबीसी का विखंडन होने लगता है, आरबीसी का विखंडन होने लगता है। जब कभी असामान्य तरीके से आरबीसी का विखंडन का मतलब विखंडन होने लगता है। विखंडन का मतलब होता है तो टूटने, मरने लगती हैं, अलग अलग होने लगती हैं। तब क्या होता है? बिलीरुबिन का निर्माण होता है। तब क्या होता है? बिलीरुबिन का निर्माण होता है जो क्या करता है? रक्त में मिलता है, रक्त में मिलता है और शरीर पीला पड़ जाता है। बिलीरुबिन का निर्माण होने लगता है, ज़्यादा निर्माण होने लगता है और वह जाकर रक्त में मिलता है और शरीर पीला पड़ने लगता है, पीला पड़ जाता है और इसी से एक रोग बनता है जिसको कहते हैं पीलिया रोग। इसको क्या कहते हैं? पीलिया रोग। अब देखो दूसरी वजह क्या होती है? दूसरी वजह समझ लो। बाइल जूस जो होता है वह वसा की बड़ी बड़ी बूंदों से होता है। बाइल जूस बनता है वसा की बड़ी बड़ी बूंदों से और छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बाइल जूस बनता है, जिसको क्या कहते हैं? प्यासीकरण कहते हैं। प्यासीकरण जो विटामिन ए, डी, ई, के कारण होता है। विटामिन ए, डी, ई, के को अपने ओर अवशोषण कर लेता है बाइल जूस। फिर देखो, लीवर कमजोर होता है और लीवर इसमें क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, तो बाइल जूस का निर्माण नहीं होता है और बाइल जूस का निर्माण नहीं होता है। अतः
इमुल्सिफिकेशन नहीं होगा। और यहाँ पर क्या नहीं होगा, इमुल्सिफिकेशन नहीं होगा। अब क्या होगा, जब इमुल्सिफिकेशन नहीं होगा तब क्या होगा, तब फैट नहीं पचेगा। फैट नहीं पचेगा तो लीवर फेल हो जाएगा, और लीवर जब फेल हो जाएगा तो आपको पीलिया हो जाएगी। एक ये भी कारण है। अब जान गए कि पीलिया रोग किस प्रकार से होता है। फिर आगे देखो, आगे आता है हमारा बड़ी आंत। फिर आगे आता है हमारा बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के बारे में देखो, इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसको क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो बड़ी आंत में देखो, बड़ी आंत जल का अवशोषण करती है और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। बड़ी आंत क्या करती है, जल का अवशोषण करती है और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है और मोटाई 4 से 7 सेंटीमीटर के बीच में होती है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है और मोटाई 4 से 7 सेंटीमीटर के बीच में होती है। फिर इसके भाग देखो, बड़ी आंत के भाग 3 भाग होते हैं। एक होता फीकम, दूसरा होता कोलन, तीसरा होता मलाफे। 3 भाग होते हैं। देखो फीकम जो छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलन स्थल पर होता है। जो फीकम होता है छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलन स्थल पर होता है। ये हमारा गेट कीपर का कार्य करती है। ये क्या करता है, गेट कीपर का कार्य करता है। और इसी को फीकम वाल्व भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फीकम वाल्व भी कहते हैं। फिर देखो कोलन में एसेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन। देखो असेंडिंग कोलन होता है, ट्रांसवर्स कोलन होता है, डिसेंडिंग कोलन होता है, फिर सिग्मोइड कोलन होता है। ये 4 होते हैं कोलन। और इसकी कोलन की लंबाई कितनी होती है, तो 1.3 मीटर लंबी ये होती है। देखो एक होता है असेंडिंग कोलन, दूसरा होता है ट्रांसवर्स कोलन, तीसरा होता है डिसेंडिंग कोलन, चौथा होता है सिग्मोइड कोलन। ये 4 भाग में होते हैं। फिर देखो मलाफे में यह 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाफे क्या होता है, 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। फिर मलाफे जो एक भाग 12 से 14 सेंटीमीटर का होता है, दूसरा भाग 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है। और दूसरे भाग जो 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है, इसी को हम कहते हैं गुदा मार्ग। इसको क्या कहते हैं, गुदा मार्ग कहते हैं। और यहीं से हमारा मल बाहर निकलता है। 150 से 200 ml लगभग में मल बाहर निकलता है, जिसको स्केटोल इंडोल नामक गंध उत्पन्न होती है। इंडोल स्केटोल नामक गंध उत्पन्न होती है। फिर देखो गुदा मार्ग का फूल जाने को ही हम क्या कहते हैं, बवासी कहते हैं। गुदा मार्ग जब फूल जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, बवासी कहते हैं। अब देखो बवासी, देखो मल का रंग कैसा होता है, बिलीरुबिन होता है, हल्का पीला होता है। इस तरह समझो। तो टर्कोब्रिलिन या यूरोबिलिन के कारण होता है। जो मल का रंग होता है वो बिलीरुबिन या टर्कोब्रिलिन या फिर यूरोब्रिलिन के कारण होता है। फिर जैसे खूनी बवासीर, देखो एक खूनी बवासीर होता है। इसमें लग के टपक के फिर पिचकारी जैसी लैट्रिन होती हैं। लग के या फिर टपक के फिर पिचकारी जैसी लैट्रिन होती है और इसी में मस्सा भी बाहर निकल आता है। फिर बादी बवासीर क्या होता है, बादी बवासीर इसमें पेट खराब हो जाता है, कब्ज गैस जैसे बन जाता है। बादी बवासीर में पेट खराब हो जाता है, कब्ज बन जाता है, गैस
उत्पन्न पैदा होने लगती हैं। फिर आता है हमारा भगंदर। देखो, बादी बवासीर में चूनट फटना, घाव उत्पन्न होना, फिशर होना, ये जैसी घटनाएं होती हैं। फिर आता है भगंदर। भगंदर में फिस्टुला होता है, फिस्टुला नामक होता है। ये हम लोगों ने पाचन के बारे में पढ़ लिए। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन, उसके बारे रिप्रोडक्शन या प्रजनन उसके बारे में अगला वीडियो हमारा बनाएंगे। या फिर कहो तो जो पेशियां होती हैं वो कैसे जुड़ी होती हैं उसके बारे में पढ़ा दें। तो पहले आप लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद पेशियों के बारे में पढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद। थैंक यू सो मच।